Hello friends, you are welcome in Million Concept of English once more. मिलियन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश को यूट्यूब ने कॉपीराइट के कारण डिलीट कर दिया, तो हम इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं और दोबारा वही मटेरियल आपको फिर मिलेगा और लगातार मिलता रहेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 6। हालांकि पढ़ चुके हैं तो बहुत से लोगों को अब वो लॉस्ट हो गए हैं, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट बेस्ड है शेक्सपियर की लाइफ और हैमलेट पर, वर्ड्सवर्थ की पोइम जैसे टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड, सोनेट, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट, वर्ड्सवर्थ के जस्टिस फिगर ऑफ स्पीच और टर्म्स ऑन हिस्ट्री पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। कुल मिला के 50 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डज द प्ले हैमलेट टेक प्लेस? हैमलेट का जो सीन है वो कहाँ का है? इलिरिया, डेनमार्क, इंग्लैंड और वेनिस। तो आप जानते हैं कि हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस था, तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। चलिए अगला शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैसल इन द प्ले हैमलेट? हैमलेट प्ले में जो हैमलेट के कैसल का क्या नाम है? इनवर्नेस, एल्सिनोर, पेंडेमोनियम या इनमें से कोई नहीं, नन। तो आप जानते हैं इनवर्नेस मैकबेथ में है और एल्सिनोर हैमलेट में है, और पेंडेमोनियम जिसको कहते हैं एबोड ऑफ डेमन, देवताओं का दैत्यों का घर, तो ये पैराडाइज लॉस्ट में है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इन हैमलेट्स फर्स्ट सॉलिलोक्वी ही एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ क्लासिकल एलिजन। वो बहुत सारे क्लासिकल उदाहरण लेता है, क्लासिकल पात्रों के, कैरेक्टर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूरेट असेसमेंट? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हाउ ही यूज द एल्यूजन, जो उसने एल्यूजन्स या एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट है, ही सेज ही इज एज स्ट्रांग एज हरक्यूलिस। वह कहता है कि वह उतना शक्तिशाली है जितना कि हरक्यूलिस। जर्ट्यूड्स ग्रिप रिजेंबल्स दैट न्यूबे। किंग क्लॉडियस इज लाइक अ सटायर। किंग हैमलेट इज लाइक हाइपेरियन। तो आपको बताते चलें, अपने उस सॉलिलोक्वी में हैमलेट ये चारों ही एग्जाम्पल लेता है। अपने को कहता है कि ही इज नॉट एज स्ट्रांग एज हरक्यूलिस, कि भाई उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि हरक्यूलिस है। तो हरक्यूलिस सन गॉड है जो कि शक्ति का प्रदर्शक है, तो ये बात गलत है। तो ये ऑप्शन हो गया, क्योंकि जर्ट्यूड की जो कंपैरिजन करता है वो नियोबो से करता है। नियोबो जो है उसके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, तो वो अपने पुत्रों की हत्या पर बहुत ज़्यादा विलाप करती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो कहता है कि नियोबी भी कम रोई होगी अपने पुत्रों की हत्या पर जितना कि जर्ट्यूड अपने पति की, यानी कि हैमलेट के पिता की हत्या पर रोई थी। तो ये वहाँ एल्यूजन प्रयोग करता है। दूसरा, किंग क्लॉडियस को वो एक जंगल का गॉड है, फॉरेस्ट गॉड है सटायर, जो कि सिर बकरे का है और शरीर जो है वो व्यक्ति का है, तो उससे तुलना करता है। और किंग हैमलेट जो कि उसके पिता थे, उनकी तुलना वो हाइपेरियन से करता है। बाकी सब ठीक है। फोर्थ है, माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू हेवन गो। ये आपको कोट्स बताना है किसने कहा है हैमलेट में। ऑप्शंस हैं हैमलेट, क्लॉडियस, पोलोनियस या क्वीन जर्ट्यूड। इसका अर्थ समझते चलें। माई वर्ड्स फ्लाई अप, मेरे शब्द तो उड़ रहे हैं, मेरे शब्द तो ऊपर जा रहे हैं। माई थॉट्स रिमेन बिलो, लेकिन जो मेरे विचार हैं वो इसी दुनिया में रह जा रहे हैं।
वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। लेकिन जिन शब्दों में कोई विचार नहीं होते, जिन शब्दों में कोई गंभीरता नहीं होती, वो शब्द कभी भी हेवन नहीं पहुंच सकते। यानी कि उस प्रार्थना का ईश्वर पर कोई असर नहीं पड़ता है जिस प्रार्थना में गंभीरता नहीं होती है। तो ये बात किंग क्लॉडियस अपने प्रार्थना के समय कहता है। तो आपका ऑप्शन बी ठीक है। समझ भी गए होंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज हैमलेट कॉल पोलोनियस। पोलोनियस को हैमलेट क्या कहता है? आ फिशमोंगर, फादर, फादर इन लॉ या नन। तो ये क्वेश्चन सही है, उसमें वो फिशमोंगर कहता है। When Hamlet was going to England with Rosencrantz and Guildenstern, he was planned to be killed. Who saved Hamlet's life? देखिए किंग क्लॉडियस क्या करता है, रोजनक्रैट और गिल्डनस्टन के साथ में एक लिफाफा भेजता है, इन्वेलप भेजता है। उस इन्वेलप में एक लेटर होता है जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए होता है, इस बात के लिए कि हैमलेट आया वहाँ पर और उसको मौत की सज़ा दे दी जाए। तो इस इवेंट से कौन बचाता है हैमलेट को? पायरेट्स, होरेशियो, लेरेट्स या हैमलेट वहाँ से भाग जाता है, हैमलेट रन्स अवे। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि जो पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे बोलते हैं इनको, तो वो ही उसकी जान बचाते हैं और लेटर का जो कंटेंट है उसको चेंज कर देते हैं। यही कारण है कि रोजनक्रैट्स और गिल्डनस्टन को इंग्लैंड में फांसी चढ़ा दी जाती है। हु सर्वाइव इन द लास्ट ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट के लास्ट में कौन सर्वाइव करता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलोनियस, लेरेट्स, ऑफेलिया, होरेशियो, किंग क्लॉडियस एंड क्वीन जर्ट्रूड या हैमलेट स्वयं बचता है। तो देखिए उस समय होरेशियो बचता है जो कि हैमलेट का फ्रेंड होता है। तो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द प्ले। पूरे प्ले के दौरान कौन कौन की डेथ होती है ये आपको बताना है, ठीक है। हाउ यानी कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है, 2, 5, 7 एंड 8। तो आपने सोच लिया होगा और आपको पता भी होगा। तो कुल मिला के 8 कैरेक्टर्स की डेथ होती है, ठीक। अब वो 8 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आप ध्यान रखिए। पोलोनियस सबसे पहले, फिर ऑफेलिया, फिर रोजनक्रैट्स एंड गिल्डनस्टन को फांसी चढ़ा दी जाती है इंग्लैंड में। लेरेट्स को हैमलेट मारता है। क्लॉडियस और क्वीन जर्ट्रूड पॉइजन जो कि हैमलेट के लिए होता है खुद पी लेती है और लास्ट में हैमलेट। ये 8 कैरेक्टर्स मारे जाते हैं क्योंकि 2 इसमें हैं। 9th क्वेश्चन है, हाउ डज ऑफेलिया डाई इन द प्ले हैमलेट। ऑफेलिया कैसे मरती है? बाई स्टैबिंग हरसेल्फ, खुद को चाकू मार करके, ड्राइनिंग डूब करके, हैंगिंग फांसी लगा करके, या पॉइजन लेकर के। तो आपको ऑप्शन पता होगा कि जो ऑफेलिया मरती है वो अपने आप को डुबो लेती है, यानी कि पानी में डूब के वो मर जाती है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। वाई आर रोजनक्रैट्स एंड गिल्डनस्टन कॉल्ड टू डेनमार्क। क्या कहते हैं डेनमार्क को? वाई आर रोजनक्रैट्स एंड गिल्डनस्टन कॉल्ड टू डेनमार्क। डेनमार्क को क्यों बुलाया जाता है? तो आपको बताना है ये दोनों क्यों आते हैं डेनमार्क में। टू ब्रिंग हैमलेट बैक टू इंग्लैंड, कि हैमलेट को वापस इंग्लैंड ले जाया जाए। टू चीयर अप हैमलेट, या हैमलेट को खुश किया जाए। टू फाइंड आउट वाई हैमलेट इज एक्टिंग मैड, ये पता लगाया जाए कि हैमलेट क्यों पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। या टू किल हैमलेट, हैमलेट को मारने के लिए।
तो देखिए किंग क्लॉडियस जो है रोजनक्रेट्स और गिल्डनस्टर्न को बुलाते हैं ये जानने के लिए व्हाट इज द रीजन आफ्टर हिज मैडनेस, वाई ही इज एक्टिंग लाइक मैड। तो इस बात की जानकारी के लिए वो बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन 10th का सी ऑप्शन हो गया। हु इज फोर्टिनब्रास इन हेमलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको बताना होगा। फोर्टिनब्रास कौन है हेमलेट प्ले में? हेमलेट फ्रेंड फ्रॉम विटनबर्ग, हेमलेट का विटनबर्ग का मित्र है क्योंकि विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में हेमलेट स्टडी करता था। प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का राजकुमार है। या अ नोबल मैन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का एक नोबल मैन है। या एन एम्बेसडर फ्रॉम नॉर्वे, या नॉर्वे से एक एम्बेसडर आया है। तो बताते चलें कि फोर्टिनब्रास के फादर नॉर्वे के किंग थे, तो ये नॉर्वे का प्रिंस है और ये बदला लेना चाहता है डेनमार्क से और अपनी जो जमीन हारी हुई है उसको वापस चाहता है। क्वेश्चन 12th है, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेरेट्स। तो लेरेट्स पर स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए किसको भेजते हैं? रिनाल्डो, ओफिलिया, गुइडो या मार्सेलस। तो ये है रिनाल्डो। और रिनाल्डो कौन है? रिनाल्डो है पोलोनियस का सर्वेंट और उसको समझा कर भेजता है कि जासूसी किस प्रकार करनी है। तो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। दिस इज द लास्ट वर्ड बाय ए करेक्टर इन द प्ले हेमलेट वाइल डाइंग। हेमलेट प्ले में एक करेक्टर के द्वारा बोले जाने वाले लास्ट शब्द हैं द रेस्ट इज साइलेंस। हु स्पीक्स दिस, कौन बोलता है ये बात? तो आपको बताना है लेट्स बोलता है, क्वीन जर्ट्यूड, हेमलेट या क्लाउडियस। तो यहाँ तो निश्चित रूप से जो है हेमलेट ही होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक दीज लाइन्स, हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम हाफ हिज फो। जो अपने शत्रु को बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा जीतता है वो अपने शत्रु को केवल आधा ही जीत पाता है। तो ये आपको लाइंस बतानी है किसने कही हैं या कहां से ली गई हैं। एडमंड इन किंग लियर में कहता है, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट में कहता है, सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन एगोनिस्ट कहता है, या यागो कहता है ओथेलो में। तो आप जानते हैं सैटर्न ये बात पैराडाइज लॉस्ट में कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखें। क्वेश्चन 15th है, हु सेज दिस इन पैराडाइज लॉस्ट, टू बी वीक इज मिजरेबल। कमजोर होना दयनीय है, ये दुख की बात है। डूइंग और सफरिंग, सहना कर और काम करना। वट ऑफ दिस बी श्योर, इस पर विश्वास रखिए। टू डू ओट गुड नेबर विल बी आवर टास्क। अब भलाई करना, अब अच्छाई करना हमारा कार्य नहीं होगा, अब हम बुराई ही बुराई करेंगे, गलत ही गलत काम करेंगे। तो ये बात कौन कहता है पैराडाइज लॉस्ट में? बिल्जेबैब कहता है, सैटर्न कहता है, एडम कहता है या वेलियल कहता है? तो ये बात सैटर्न कहता है, किससे? बिल्जेबैब से कहता है। अब हमारा काम जो है गलत काम करना ही होगा। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। हु इज द गॉड ऑफ वेल्थ इन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में करेक्टर है, तो आपको बताना है इस करेक्टर्स में से कौन सा गॉड ऑफ वेल्थ है। मल्सीवर,
वेलियल, मैमन और केमस। तो आपको बताना है, तो आपको बताते चलें, सारे के बारे में बात कर ले रहे हैं। मल्सीवर जो है मेन आर्किटेक्ट है जिसने पेंडोमोनियम का निर्माण किया। वेलियल गॉड ऑफ लस्ट है, और आपका जो मैमन है वो आपका गॉड ऑफ वेल्थ है। और ये जब स्वर्ग में था तो हमेशा पेवमेंट की ओर देखता रहता था कि वहाँ किस प्रकार जो है खुदाई की गई है। और केमस भी गॉड ऑफ लस्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा हो गया? सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन? तो जॉन मिल्टन में का इनमें कौन सा फ्रेंड नहीं है? एडवर्ड किंग, थॉमस यंग, चार्ल्स ड्यूडिटी या हेनरी लॉस? तो आपको बताते चलें, थॉमस यंग जो हैं इनके ट्यूटर हैं और बाकी सब इनके फ्रेंड हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 17 है, व्हेन एंड एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकेम ब्लाइंड? ऑप्शन ए है 1653 एट द एज ऑफ 45, 1652 एट द एज ऑफ 44, 1651 एट द एज ऑफ 42, 1654 एट द एज ऑफ 46। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, 44 वर्ष की आयु में ये 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी। पैराडाइज लॉस्ट, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय, ओ मैरिड ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, ऑफ पावर्स मैचलेस बट विद द अलमाइटी, एंड द स्ट्राइफ वॉज नॉट इनग्लोरियस दो द इवेंट वॉज डायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी इसका अर्थ बता दे रहे हैं, आप तब तक ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन हमारा ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा, गारंटी है। ओ मेरिट्स ऑफ इमोर्टलिटी, मेरिट्स का मतलब होता है असंख्य लोग, अनगिनत लोग। ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, जिनकी आत्मा बिल्कुल अमर है। ऑफ पावर मैचलेस, जिनकी पावर भी अतुलनीय है, इसके पावर की किसी से मैच नहीं है, बट विद द अलमाइटी, सिवाय ईश्वर के। एंड दैट स्ट्राइफ, तो दैट स्ट्राइफ की बात हो रही है जो स्वर्ग में देवताओं और राक्षसों के बीच 3 दिन का युद्ध चला था। उस युद्ध में दैट स्ट्राइफ वाज नॉट इनग्लोरियस, सैटन कह रहा है कि वो स्ट्राइफ इनग्लोरियस नहीं था। दो द इवेंट वॉज डायर, चाहे वो जो घटना थी वो बहुत ही भयानक थी, बहुत ही विनाशक थी, लेकिन युद्ध जो है इनग्लोरियस नहीं था। तो ये बात सैटन कहता है अपने फॉलोअर्स से, जब वो सारे एंजल्स को बुलाता है दोबारा तो उसके आह्वान पाता है, तो उनसे कहता है ये बात। तो ये बात सैटन कहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। हु होल्ड्स सैटन्स फ्लैग द प्राइड ऑफ ऑनर इन द मार्च पास्ट? तो ये बुक फर्स्ट की बात है। तो बुक फर्स्ट में जब सारे एंजल्स इकट्ठे होते हैं तो वो मार्च पास्ट करते हैं, और उस मार्च पास्ट में उसका जो फ्लैग है जिसको कहा जाता है प्राइड ऑफ ऑनर, उसको कौन पकड़ता है? थेमज, अजाजेल, बेलियल या केमस? तो ये है अजाजेल। ठीक है, ये इनके झंडा को पकड़ते हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। और दूसरे, हम पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टोरी पढ़ा रहे हैं उसमें सब कुछ, पहला बुक तो पढ़ा चुके हैं, उसमें सब कुछ है। तो अजल जो होता है वो एक लंबा चेरब होता है, चेरब माने जो बाल रूप में देवता होता है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज रिटन बाय, ये पोइम है, सोनेट मान लीजिए, ये सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है
इस सोनेट को किसने कंपोज किया है? शैली, बैरन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। नेक्स्ट है कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज ए शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, कोलिजियन सोनेट या शैलियन सोनेट, किस प्रकार की रचना है? तो ये आपको बतानी है। तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें सस्टेट, ऑक्टेव और सस्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वार्टेंस एंड 1 जो है कपलेट होता है। नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन। इनके वर्ड्सवर्थ की लाइफ का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है वो कौन सी पोइम है? द सॉलिटरी रीपर, द टिंटन एबे प्रिल्यूड या द ग्रीन लिनेट। तो आपको ये ऑप्शन बताना है कौन सी पोइम है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, क्योंकि प्रिल्यूड को जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी, और ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। क्वेश्चन है आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वॉच। ये छोटी सी लाइन है एंड यू हैव टू टेल किस पोइम से ली गई है। तो चलिए, सोच लिया होगा आपने, डैफोडिल्स, टिंटन एबे, द टेबल टर्न या द सॉलिटरी रीपर। तो पहले मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ, फिर आप ऑप्शन मैच करना। आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वॉच, मैं नहीं बता सकता, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि उस समय मैं किस प्रकार का था, मुझे उस समय कैसा महसूस होता था। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटन एबे की। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति उस दिल को, उस हृदय को कभी भी धोखा नहीं देती, कभी भी बेवफाई नहीं करती जो उससे प्यार करता है। नहीं, प्रकृति अपने से प्यार करने वाले के साथ हमेशा रहती है। तो हु स्पीक्स दिस टू हुम? विलियम वर्ड्सवर्थ डोरथी से बोलते हैं, या विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन से बोलते हैं, या चार्ल्स लैम्ब मैरी लैम्ब से बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं बोलता। तो ये बात टिंटन एबे में ही ली गई है। तो टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ डोरथी से कहते हैं कि तुमको प्रकृति के संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने प्यार करने वालों को कभी धोखा नहीं देती। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस। तो वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस कितने बार विजिट किया? तो यू नो, ओनली 1 टाइम, 3 टाइम्स, ट्वाइस, नेवर, ये कभी नहीं गए। तो कभी नहीं गए तो ये तो हो नहीं सकता, 1, 2, 3 इनमें से कुछ हो सकता है। तो देखिए, पहली बार गए 1790 में, 1790 में, और सेकंड टाइम गए 1791 में। बस ये 2 टाइम्स गए हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन कौन हो गया? सी। व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ मैरिड? वर्ड्सवर्थ मैरिड कब, शादी कब करते हैं, विवाह कब करते हैं, ये आपको बताना है। और किससे करते हैं ये भी सोच के रखिए। 1800, 1802, 1803 एंड 4। तो ये आपकी बात होती है 1802 की, ठीक, 1802 की, वो भी 4 अक्टूबर की बात है, ठीक, 1802 में। और किससे बात मैरिज करते हैं? ये उनकी कजिन है मैरी हचिंसन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, बताना कौन सा है जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले? जस्टिस है, लॉयल्टीज है, स्किन गेम है, या तो सिल्वर बॉक्स है? तो आपको बता दें, फर्स्ट प्ले की बात होती है तो सिल्वर बॉक्स आएगा। और सिल्वर बॉक्स कब लिखा गया है ये आपको बताना होगा हमको। तो मेरे हिसाब से तो 1906 होना चाहिए, और आप अपना हिसाब देख लीजिए,
ठीक है, और इसका ऑप्शन डी हो गया। इन विच प्ले जॉन गाल्सवर्दी डू वी हैव फाल्डर, गाल्सवर्दी के किस प्ले में जो फाल्डर नाम का करेक्टर आया है, लॉयल्टीज में, सिल्वर बॉक्स में, जस्टिस या स्ट्राइफ में? तो इट इज़ जस्टिस। उसमें फाल्डर जो होता है वो इसका मेन करेक्टर है। ठीक, आपका ऑप्शन सी हो गया। जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस सेंचुरी के थे? तो देखिए 1867 से 1933, तो आप किस एज को मानेंगे, तो ये बात तय कर लें, 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी। तो जॉन गाल्सवर्दी जो है ये 20वीं सेंचुरी के नॉवेलिस्ट और प्ले राइट माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना होना फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी है। द फॉरसाइट सागा इज ए बुक सीरीज रिटन बाय, किसने लिखा है फॉरसाइट सागा? हैरोल्ड पिंटर ने, E.M. फॉरेस्टर ने, जॉन गाल्सवर्दी ने और जेम्स जॉयस ने। तो ये आपके जॉन गाल्सवर्दी हैं, इन्हें फॉरसाइट सागा लिखा है, तो जिसमें 3 नॉवेल हैं और 2 जो है इंटरल्यूड हैं। हु इज नॉट द प्ले राइट ऑफ प्रॉब्लम प्ले, इन सब ने प्रॉब्लम्स प्ले लिखे हैं, ओनली वन ऑफ देम डिड नॉट रोट प्रॉब्लम प्लेस। G.B. शाह, जॉन गाल्सवर्दी, हेनरिक इब्सन और जॉर्ज इथरेज। तो देखिए G.B. शाह, जॉन गाल्सवर्दी और हेनरिक इब्सन, क्योंकि G.B. शाह और गाल्सवर्दी ने हेनरिक इब्सन को फॉलो किया है, ठीक है। और आपके जो जॉर्ज इथरेज हैं ये आपके 17वीं सेंचुरी के प्ले राइट हैं, और इन्होंने लिखा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के मेन प्ले राइट हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। अगली बात करते हैं, द ड्रामा ऑफ आइडियाज इज आल्सो कॉल्ड, जो ड्रामा ऑफ आइडियाज है इसको क्या कहा जाता है? ड्रामा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, या सेंटिमेंटल प्ले कहा जाता है, या आपका प्रॉब्लम प्ले, या डार्क प्ले कहा जाता है? आपको बताना है। तो देखिए आइडिया ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज है, ये हेनरिक इब्सन के प्लेस को कहा जाता है, हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन के प्लेस को प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। अभी ऊपर नाम आया था हेनरिक इब्सन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु रोट द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये नॉवेल है, बताना है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और इसका टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया है, ये भी आपको सोचना है। देखिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड अल्डोस हक्सले, E.M. फॉरेस्टर, जॉन गाल्सवर्दी या H.G. वेल्स, किसी एक का तो होगा ही होगा। तो ये है आपके अल्डोस हक्सले, ठीक है। और ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, इस टाइटल को इन्होंने लिया है, जो आपका प्ले है टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट में ये लाइन प्रयोग हुई है, वहीं से इन्होंने अपने टाइटल को लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द यूनिट्स ऑफ और सेक्शन इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड वाइल प्रोनाउंसिंग दैम कॉल्ड, भाई जब हम किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करते हैं तो वो कई यूनिट में बटा होता है या सिलेबल में बटा होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। सिलेबल कहलाता है, मीटर कहलाता है, पार्ट्स कहलाता है, या सेनारेसिस कहलाता है आपको। तो ये तो नेचुरल है कि हम बोल ही दिया है, ये सिलेबल होता है। जैसे टॉल 1 सिलेबल, ब्यूटीफुल 2 सिलेबल हो गया, तो इसको ऑप्शन हो गया आपका ए सिलेबल। खालिस्तान है, इज द सक्सेशन ऑफ रेगुलरली एक्सेंटेड ग्रुप ऑफ सिलेबल्स।
कॉल्ड मेजर और फीट इन ए रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड लेंथ, तो क्या कहलाता है? यानी कि ये सक्सेशन ऑफ रेगुलरली एक्सेंटेड ग्रुप ऑफ सिलेबस, इन लगातार जिसमें एक्सेंटेड सिलेबस का ग्रुप होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है आपके सेनारिसिस बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं या सेक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका होना चाहिए मीटर, क्योंकि जब एक एक्सेंटेड सिलेबल को काउंट किया जाता है तो ऐसे सिलेबल का जो सीक्वेंस होता है उसे हम मीटर ही बोलते हैं। देखिए पेंटामीटर की बात करें तो 5 मीटर होते हैं, लेकिन हम आयम्बिक की बात करें तो आयम्बिक में अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो काउंट स्ट्रेस लेवल होते हैं। तो ये 3 फीट का हो गया भाई, 3 स्ट्रेस हो गए। तो ऐसे स्ट्रेस को काउंट होता है, एक्सेंटेड को काउंट होता है, तो हम उसे मीटर बोलते हैं। तो आपका बी हो गया। और सेनरिज जो होता है द कंट्रैक्शन ऑफ टू वावेल्स इनटू डिप्थ लॉन्ग, जैसे बोलता है, आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जैसे ए ई, आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, इसको बोलते हैं सेनरिसिस। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, विच डिनोट्स द रिकरेंस ऑफ सिमिलियर साउंड इन क्लोजिंग सिलेबल ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो डिफरेंट वर्ड्स में जब सिमिलियर साउंड होते हैं इन द क्लोजिंग सिलेबल, क्लोजिंग सिलेबल में जब सिलेबल बंद होता है तो उसे क्या बोलेंगे? राइम बोलेंगे, रिदम बोलेंगे, अलिट्रेशन बोलेंगे, इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे। तो जो क्लोजिंग सिलेबल में जब सिमिलियर साउंड होता है, जैसे टॉल, बॉल, ये सिमिलियर साउंड हो गया क्लोजिंग लाइन में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम राइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम राइम बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग टूगेदर, जिसमें 2 लाइन होती हैं और साथ साथ राइम करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? राइम रॉयल बोलेंगे या ऑक्टवा राइम बोलेंगे या कपलेट बोलेंगे या नन ऑफ दीज बोलेंगे। तो जहां 2 लाइन राइम करती हैं तो उसको हम कपलेट ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते भाई। द आयम्बिक पेंटामीटर कपलेट इज कॉल्ड, देखिए आयम्बिक पेंटामीटर की बात हो रही है तो वो हीरोइक कपलेट होता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, वो आपका होगा हीरोइक कपलेट। तो 39 का ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टू स्कॉर्न डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डेज, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव लाइन्स। बड़ा कठिन लाइन लग रही है, आपको बताना है टू स्कॉर्न डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डे। डिलाइट से घृणा करना और लेबोरियस डेज रहना, तो कौन सा हाइपलेज है, मेटाफर है, मेटोनमी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए आपको बताते चलें, ये है आपका लेबोरियस डेज। तो दिन लेबोरियस नहीं होते हैं, लेबोरियस जो होता है वो व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर जो एपिटैप प्रयोग किया गया है वो गलत जगह प्रयोग किया गया है, तो ऐसे को हम बोलते हैं हाइपलेज। तो हाइपलेज का जो दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा ट्रांसफर्ड एपिटैप। यानी कि जो एपिटैप होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरी जगह प्रयोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड, ग्रे हेयर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपलेज है, मेटाफर है, मेटोनमी है, या नन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताते हैं ग्रे हेयर को जो सब्स्टिट्यूट किया गया है, जो सिंबल बनाया गया है, वो है बुजुर्ग लोगों के लिए। ठीक है। तो यहां पर जो जब सिंबल बनाया जाता है तो वहां मेटोनमी होता है। तो 41 आपका क्या हो गया? मेटोनमी। 42 देखते हैं, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ स्पेंसर इन स्टेंजा आर, आयम्बिक पेंटामीटर होती हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर होती हैं, आयम्बिक टेट्रामीटर होती हैं, या आयम्बिक ट्राईमीटर होती हैं। तो अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ा होगा
तो आपको ध्यान होगा कि स्पेंसरियन स्टेंजा होता क्या है। देखिए, स्पेंसरियन स्टेंजा में जो होती है आपकी 9 लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? 9 लाइन होती हैं। और 9 लाइन में 8 लाइन तो आईएम होता है, वो पेंटामीटर होता है, और जो 9th लाइन होती है वो हेक्सामीटर होती है, जिसको हम अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं। तो कुल मिला के 9 लाइन का स्टेंजा होता है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, क्योंकि शुरू की 8 लाइनें आयमिक पेंटामीटर में होती हैं। स्पेंसर इन स्टेंजा हैज, तो ये तो अभी बता चुके हैं कि 9 लाइन्स होती हैं। और इन आ सिमिली, मेटाफर, हाइपरबल या एसोनेंस, द कंपैरिजन इज नॉट क्लियरली स्टेटेड, जिसमें जो तुलना होती है वो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती। तो देखिए, तुलना जो होती क्लियरली नहीं होती, तो आपको क्या बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, सिमिली में तो दो अलग अलग वस्तुओं की क्लियर कंपैरिजन किया जाता है उनके गुणों का। मेटाफर में तो मान ही लिया जाता है, और जो हाइपरबल होता है उसमें बढ़ा करके या बहुत ज़्यादा घटा करके बात की जाती है। तो इसमें भी आपकी तुलना होती है। ठीक, इसमें भी तुलना होती है। लेकिन जो एसोनेंस होता है उसमें तुलना नहीं होती। तो तीनों तो तुलना के हैं भाई, हाइपर में बढ़ा चढ़ा के तुलना की जाती है, मेटाफर में भी तुलना की जाती है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो गया। इस फिगर ऑफ स्पीच कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है। विच फिगर ऑफ स्पीच आल्सो कॉल्ड इंप्लाइड सिमिली, अलिट्रेशन को बोलते हैं, हाइपरबोल को बोलते हैं, एसोनेंस या मेटाफर। तो नेचुरल है कि मेटाफर को ही इंप्लाइड सिमिली कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे और पता होगा आपको। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का प्रिंस किसे कहा जाता है? शेक्सपियर, चौसर, मार्लो या पीबी शैली। तो आपको ये बात किसके बारे में कही जाती है आप ध्यान करिए। ठीक है, शेक्सपियर को कहा जाता है, या चौसर को कहा जाता है, या मार्लो को कहा जाता है, या आपके पीबी शैली को कहा जाता है। तो देखिए, 40C के क्वेश्चन की बात करें तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी चौसर पे। चौसर की बात कर लेते हैं। चौसर को प्लेगरिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब फ्रेंच की कॉपी हैं। फ्रांस के उन्होंने बहुत कॉपी किया है। ठीक है, जॉफ्री चौसर ने इटालियन क्लासिक को, फ्रेंच को, इंग्लिश सोर्स को, सबको कॉपी किया है, इसलिए उनको प्रिंस ऑफ प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो शायद लिख भी रखा है हमने। जॉफ्री चौसर, द फर्स्ट मेजर पोइट ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, चौसर हैज बीन called the prince of plagiarist, for he did not invent his own tales. Like Shakespeare, he borrowed them from classical Italian, French and English sources. ठीक है, ध्यान रखेंगे। Whose death has Tennyson mourned, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मेमोरियम, तो इन मेमोरियम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किसको मेमोराइज करके ये एलिजी लिखते हैं? ये एलिजी है ऑर्थर हॉलम या वर्ड्सवर्थ या कीट्स या एडवर्ड किंग। तो ऑर्थर हेनरी हॉलम को वो मेमोराइज करते हैं इसमें। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। ब्लैकवुड डिसमिस्ड कीट्स एज ए मेंबर ऑफ द, तो ब्लैकवुड मैगजीन है उसने कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और उनको किस ग्रुप में रखा है? सैटेनिक पार्टी में रखा है, या डंसियन सोसाइटी में रखा है, या कॉकनी स्कूल में रखा है, या एलिस्टिस्ट क्लब में रखा है? तो इन्होंने जो ब्लैकवुड मैगजीन है उन्होंने जॉन कीट्स को, इनके मित्र रहे हैं हैजलिट, उनको किस में रखा है? कॉकनी स्कूल। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, कॉकनी स्कूल में। क्योंकि कॉकनी वहाँ के जो
ईस्ट का एरिया है और उसकी एक डायलेक्ट है, तो उस डायलेक्ट को कोंकणी कहा जाता है, और दूसरे ये कोंकणी को लो बर्थ प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है। और जबकि सैटेनिक पार्टी को तो रॉबर्ट सदी ने कहा है शैली और हेजलेट के लिए और बैरन के लिए। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको कौन सा है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू डाई अ नेचुरल डेथ। मैं एक स्वाभाविक मौत मरना चाहता हूं। तो कहने का मतलब है डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मार देगा। तो ये जो बात घुमा फिराकर कही गई है, तो ऐसे घुमा फिराकर बात को हम बोलते हैं वक्रोक्ति, यानी वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति का मतलब था घुमा फिराकर बात करना। तो ये सिनकडक है, इन्यूएंडो है, मेटोनिमी है, एजुगुम है। तो ये होता है आपका इन्यूएंडो। ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, सही है, इन्यूएंडो सही है उसका। ऑप्शन ए सिनकडक ही नहीं होगा। ठीक है। ये आपका जो है इन्होंने ए लिखा है, जबकि वो नहीं है। आपका ऑप्शन इसमें बी है, जिसको बोलते हैं इन्यूएंडो। अगला है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। अब यहां पर बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सिनकडकी है, इन्यूएंडो है, मेटोनिमी है या जिगुमा है। तो आपको बताते चलें कि सिनकडकी में क्या होता है, पार्ट फुल के लिए और फुल पार्ट के लिए होता है। तो इसमें हेड जो है पूरे शरीर को सिंबलाइज कर रहा है, पूरे शरीर पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम सिनकडकी बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।